एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी-खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई-बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आँख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। चूँकि उस ज़माने में खेती-बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी-खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरौटी साग की सब्ज़ी बनाने से पहले साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उँगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज़ धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून-खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी एक खून लगा कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग से सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर उसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी को एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत है। बताओ ना, कैसे और क्या मिलाकर इसका स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई, कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई थी। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही बनाई है। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध फिर 3 बार होता है, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उसके मन में मस्तिष्क में उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने के लिए जिज्ञासावन सातों भाई भी और भाभी ने उससे भी उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी पांचों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोच कर उन सभी के मुंह में लार टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे इतना लालची बन गए कि इसका आभास राजकुमारी को हो गया। किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने बहाने राजकुमारी को जंगल लेकर जाते हैं। तभी राजकुमारी को पूरी बात को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है। सभी भाई बारी बारी से अपने तीर की धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई, जो सबसे ज्यादा छोटा था, वह तीर चलाने में इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उसके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर उसकी दिशा की तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारी लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा को रस्सी दिए हैं, वो दादा जो भी रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें छोड़ने पर मैं यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाऊंगा। ऐसे देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू धरती में गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा था कि तभी एक नाग देवता वहां से आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। राजकुमार यह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता
उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में तरीर की भांति लिपट जाता हूँ, रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ, और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उसका छोटा भाई रस्सी के साथ टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद कर देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डाड़ी में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को दाढ़ी के मेढक, ककड़ा और मछली सुन रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देख पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आपबीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा, वो तो बड़े भैया लोग मार पीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब मैं हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों ने छुपाकर वह मांस को दीमक के टिलहे में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा बुंदा उगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम में कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छी तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होंगी और मेरे कमरे को सजाकर गई होंगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते वही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे थे तो बोलकर निकलते हैं आज और छुप कर बुरे वापस आकर अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्र में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, चूंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की उस कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्र में जाने की वाली होती है तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्र को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक